सॉलिड गाइस, जीएस पेपर 2 कंक्लूड हुआ, तो आई एम हियर टू डिस्कस कंप्लीट जीएस पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो कहां से पूछे गए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस कहां से पूछे गए। इस बार भी क्या सिलेबस, प्रीवियस ईयर एंड करंट अफेयर्स में से आपको क्वेश्चन पूछे गए। यही तीन पिलर है गाइस। इससे लर्निंग क्या हमारे लिए कि वी नीड टू प्रिपेयर कि सिलेबस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्लस करंट अफेयर्स। ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जिसके ऊपर इस बार का भी जीएस पेपर 2 जो था वो सारा का सारा बेस था। अब कैसे आप उसको समझेंगे, क्या क्वेश्चन आए क्या नहीं आए, वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। क्यों कॉन्फिडेंस देगा आपको? क्योंकि इट सीम्स के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा बोला जाता है आईएएस की प्रिपरेशन में कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है ना। इट इज ऑलवेज सिलेबस, प्रीवियस ईयर एंड द करंट अफेयर्स, और उसी तीनों का सिंक जो है आपको पेपर में भी देखने को मिला, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो आगे बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आए, आपको पता लगे कि कहां से क्या चीज पूछी गई। ठीक है, सो चलिए वेट। तो ये जी हमारा पेपर। अब इस पेपर में क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एंड आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर ना सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बार नहीं पूछा गया, प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम्स एंड मेंस में भी मल्टीपल टाइम्स। चाहे पुट टू सबमिट जजमेंट के रिगार्डिंग हो, प्राइवेसी का अलग से पूछा गया हो, आर्टिकल 21 की अलग डेफिनेशन पूछी गई हो, या फिर इस बार आप देखिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड अमेंडमेंट के ऊपर बात की गई हो, या ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर बात की गई हो एक्ट 2019, या फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूछी गई हो। सो आर्टिकल 21 आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको 21 साफ साफ नजर आएगा ना। तो जो बच्चा प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो कभी भी सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजों को सेम ही इंपॉर्टेंस देता जाएगा, एंड निगलेक्ट करने वाली चीजों को निगलेक्ट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देने वाली चीजों को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सो बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ओके, या गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यहां तक आपको समझ आई मेरी बात? चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है। Right to privacy relating to self-identity is very dear to human being, right? And well protected under Article 21 of the Constitution. In this context, examine the effect of amendment in 2026, the Transgender Person Protection of Rights Act 2019. So 2019 पे जो एक्ट आया उसके रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जो जिक्र किया जा रहा है, उसको बोला गया कि आप 21 के साथ लिंक करके पूछिए। अब देखो मैंने फिर आपको वही बात सेम बता रहा हूं कि 21 आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू यू, तो एग्जाम में पूछ लिया गया। अब मैं आगे भी ये बहुत बार बोली है, दो चीजें हमेशा से मैं बोलता आया हूं, एंड व्हाट आर दोस टू थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। दो चीजें आपका ब्रेड एंड बटर है एग्जाम के लिए, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, राइट, या फिर करंट अमेंडमेंट्स जो आपके करंट अफेयर्स में चल रही हो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अमेंडमेंट के ऊपर पूछा गया, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट अमेंडमेंट इन 2026 के उसके जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इन 2026, दैट इज द क्वेश्चन। फर्दर इट वाज रिलेटेड विद आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 भी आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड भी है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड भी है, तो दोनों चीजों को लिंक करके पूछा गया। अब दोनों चीजों को लिंक करके पूछा गया तो इसमें अल्टीमेटली आपको इन दोनों को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करना था। तो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट क्वेश्चन था ये जो पूछा गया, और ऐसा भी नहीं था कि ये कहीं और से आ गया, बड़ा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। अब देखो अगला देखते हैं। Women as a class neither belongs to minority group nor they are regarded as forming a backward class. In the light of this statement, discuss the evolution of women's reservation from local bodies to the parliament. Right? अब देखो women राइट्स के ऊपर, क्योंकि जब भी हम वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं, वल्नरेबल सेक्शन में हम वुमेन को कंसीडर करते हैं, हम बच्चों को कंसीडर करते हैं, ओल्ड एज को कंसीडर करते हैं, डिसेबल्ड को कंसीडर करते हैं, एससी एसटी को कंसीडर करते हैं। बट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वुमेन को ना ही माइनॉरिटी ग्रुप बोला जाता है, ना ही उनको बैकवर्ड बोला जाता है। इस स्टेटमेंट के रिगार्ड में आपको क्या करना है, एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू द पार्लियामेंट, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि लोकल बॉडीज में वुमेन को रिजर्वेशन जब दी गई उसके बाद पार्लियामेंट तक उसकी रिजर्वेशन
क्वेश्चन जिसमें आप एक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके तहत रिजर्वेशन दी गई है विमेन को। फर्दर मोर उसके साथ साथ आप इसको एग्जामिन भी करेंगे कि क्या रिजर्वेशन बनती थी। सो पॉइंट कम्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, विमेन क्या हकदार थी रिजर्वेशन का या नहीं हकदार थी, हम सोशल जस्टिस लाने की कैसे कोशिश करते हैं, हम कैसे विमेन को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड इवन क्रिटिकल एनालिसिस भी आप इसमें लिखेंगे हल्का सा, जिसमें आप बताएंगे कि क्या ये सारा कुछ करने के बावजूद भी विमेन के हालात जो हैं वो बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं। यही आपका क्वेश्चन जो था आपसे डिमांड कर रहा था, इट वाज आस्किंग यू टू डिस्कस एवोल्यूशन। लेकिन सिर्फ एवोल्यूशन लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको इस स्टेटमेंट की लाइट में एवोल्यूशन करने को बोला था, आई मीन डिस्कस करने को बोला था। ओके, सो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एंड व्हाट इज दैट, आई कैन प्रूव कि जो मैंने YouTube पे वीडियोस ली थी तकरीबन 15 दिन पहले, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस की थी। अब चाहे ट्रांसजेंडर के ऊपर एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं आई, लेकिन ट्रांसजेंडर टॉपिक जो थीम है वो आपको पूछा गया। फर्दर मोर ट्रांसजेंडर के इस क्वेश्चन में अमेंडमेंट के क्वेश्चन में आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यू। देन मैंने वुमेन राइट्स के ऊपर बात की, वुमेन राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगेन आपके लिए मटेरियल बन सकती थी। मैंने रिजर्वेशन के ऊपर बात की, अगेन उससे अगले वीक में यूट्यूब के ऊपर जो हम क्लासेस लेते हैं केसेस से रिलेटेड, उसमें मैंने विमेन के रिगार्डिंग जजमेंट जितनी थी राइट्स के रिगार्डिंग उसके ऊपर बात की। देन मैंने रिजर्वेशन पे अलग बात की। तो ऑल इन ऑल हम वही सारी थीम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आगे जाके आपको देखने को मिला कि पेपर में वो क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट डज दैट मीन कि मेरे को इस बारे में पता था? जी नहीं, इट मींस कि एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, और ये आप खुद भी कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके पास प्रीवियस ईयर है, सिलेबस है एंड राइट गाइडेंस है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? सी एग्जामिन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर हैज बिकम वल्नरेबल टू पार्टीशन पॉलिटिक्स अंडर करंट एंटी डिफेक्शन रेजिम। अब देखो कौन सा बच्चा होगा जो एंटी डिफेक्शन को तैयार करके नहीं जाता। जैसा मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 21 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड पेपर मेंस में भी क्वेश्चन देखा जा रहा है एंड प्रीलिम्स में भी देखा जा रहा है। सिमिलरली एंटी डिफेक्शन भी सेम ही चीज है, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखो मेंस में एंटी डिफेक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है इन द लाइट ऑफ व्हाट, स्पीकर का रोल, एंड देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट एसेंशियल चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी रहे इन मैनेजिंग अ पोलराइज्ड हाउस। ये बात क्यों होती है? क्योंकि अक्सर हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है ना कि कैसे जो स्पीकर है वो अपनी बायसनेस दिखाता रूलिंग पार्टी में, एंड ये एक्सेप्टेड नॉर्म है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, एंड इट वर्क्स। तो क्वेश्चन ये देखिए आप कि क्या थीम के ऊपर आ रहा है, जो थीम प्रीवियस ईयर में है, अब उसके ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है ना। थीम क्या है? स्पीकर इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? पुट टू सम जजमेंट इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? विमेन इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आप थीम्स की तरफ जाइए ना। अब ऐसा तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ना कि थीम के अंदर भी क्या पूछा जा रहा है। आप ऑल इन ऑल थीम तैयार करके जाइए, कंप्लीट थीम। अगर ट्रांसजेंडर के ऊपर है तो आप ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हर चीज को तैयार करके जाइए पेपर में। अगर विमेन के ऊपर है तो हर चीज तैयार करके जाइए। एजुकेशन के ऊपर है तो हर चीज तैयार करके जाइए। हेल्थ के ऊपर है तो हर चीज तैयार करके जाइए। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूं आपको और भी क्वेश्चन। अच्छा सी अगेन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना लाजमी है, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी, और यहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया। अब राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। प्रीलिम्स से भी आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में कि एक बार दो बार, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज बट यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी राइट टू वोट आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कौन सा राइट है ये। तो सिमिलरली यहां पर मेंस में वो क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन डिस्कस द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल अंडरटेकिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। कैन इट आल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द वोटर्स। तो क्या सिटीजनशिप ऑफ द वोटर्स को क्वेश्चन किया जा सकता है? अब ये सारी चीजें करंट के साथ लिंक होके आ रही हैं, प्लस प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होके आ रही हैं। तो एग्जाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट अफेयर्स एंड द प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए आगे
अच्छा अगला देखो, आपको किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स possesses adequate enforcement of power to secure substantial social equality, suggests measure to enhance their institutional effectiveness। तो बड़ा स्टैटिक है ना, when we say see, क्या पेपर हमेशा करंट में से पूछा जाता है? जी नहीं, पेपर हमेशा करंट से नहीं पूछा जाता, करंट प्लस स्टैटिक का कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग क्वेश्चन करंट के अलग हो सकते हैं, स्टैटिक के अलग हो सकते हैं। स्टैटिक मतलब जो सिलेबस आपका परमानेंट सेम ही रहेगा, कुछ ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते, ओके। एंड इसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन में भी आता है कि स्टैटिक पूछा जा रहा है प्लस करंट के साथ लिंक करके एक क्वेश्चन बना है। यहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड वहां पर बोला जा रहा है कि सजेस्ट कीजिए मेजर्स टू एनहांस देयर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, कि क्या वो सब्सटैंटिव सोशल जस्टिस लाने में कामयाब हो पा रहे हैं, हुए हैं या नहीं हुए हैं, एंड फिर मेजर्स क्या हैं। तो कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है, इट हैज नॉट टू डू समथिंग विद द करंट, या करंट से आप इसको ऐड करेंगे तो एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपको करंट में ये चीजें देखने को मिलती है। एंड प्रीलिम्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को तो सारा वही नजर आ रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस में से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ओके। अब दूसरी बात, क्या मेंस में क्वेश्चन प्रीलिम से इंस्पायर होके आते हैं? पर इंस्पायर होके नहीं, एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एंड इस बार 2026 का जो जीएस पेपर 2 है उसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि अगर प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया राइट टू वोट के ऊपर, क्या वो फंडामेंटल राइट है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। अगर प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन है। अगर प्रीलिम्स में आपको पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, तो यहां पर आर्टिकल 21 के ऊपर भी क्वेश्चन है। अगर प्रीलिम्स में अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है तो अमेंडमेंट्स के ऊपर कंबाइन करके आर्टिकल 21 के साथ क्वेश्चन है। तो पेपर जो है मेंस की इंस्पिरेशन प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मेंस में इंटरचेंजेबली गाइस सच में पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के ऊपर हम हमेशा फोकस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देन there was a question on the tribal development policy also, okay, and then malnutrition in India, यानी कि हेल्थ के ऊपर। अब सिलेबस से इंस्पायर्ड होके आ रहे हैं क्वेश्चंस। फिर सिलेबस में आपका हेल्थ कीवर्ड है, तो सिलेबस के हेल्थ के कीवर्ड के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि malnutrition in India is not merely a public health concern, it is also a challenge of social equity, human development and effective welfare governance, okay। अब सी, ये 2026 का मेंस का क्वेश्चन है, माल न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन है, माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज नॉट मेरली ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ओके, इट इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ सोशल इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस। सो गाइस यहां पर गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैसे आपको सिलेबस में हेल्थ जो है वो कीवर्ड हाईलाइट किया गया है। नाउ अगर आपके पास कोई सब्सटैंशियल डेटा है टू डिफाइन, तो वो आपकी बेस्ट इंट्रोडक्शन बन सकती है इस क्वेश्चन के लिए विद रिस्पेक्ट टू माल न्यूट्रिशन। अब इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो अगेन यू आर गेटिंग ब्राउनी पॉइंट्स। इसमें आप अगेन फंडामेंटल राइट्स के साथ लिंक करके इसको कर रहे हैं, अगेन आपको एडवांटेज होगी। आप इसको करंट के साथ लिंक करके बोल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ लिंक करके बोल रहे हैं, आपको एडवांटेज होगी। बट ये सारी चीजें एडवांटेज हैं आपकी, लेकिन बेस नहीं है। बेस में डेटा देने के बाद आपको लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है कि इट इज नॉट मेरली अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। माल न्यूट्रिशन सिर्फ पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये एक चैलेंज है किसका? सोशल इक्विटी, human development and effective welfare governance. So it is a combination of what? Governance question plus society के साथ भी इसको लिंक करके आपको पूछा गया है। आप बताएंगे कि कैसे ये चैलेंज है सोशल इक्विटी के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस के लिए, प्लस इसको आप कंपेयर करेंगे विद सम अदर कंट्रीज। अगर आपके पास वो डेटा है, फिर आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। सो आपको टैकल करना पड़ता है क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट, एडिंग डेटा इनटू इट प्लस करंट अफेयर। चलिए आगे दिखाता हूं गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे दिखाते हैं आपको, एनालाइज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज इन कंटेम्परेरी गवर्नेंस। बताओ, अब कंटेम्परेरी गवर्नेंस में स्टैटिक कंप्लीट क्वेश्चन स्टैटिक पूछा गया आपको। इसमें अगर आप करंट के रिलेटेड कुछ डाल देंगे तो उसके नंबर एक्स्ट्रा है, लेकिन क्वेश्चन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट? स्टैटिक। अब आगे चलो, तो मतलब कहने का मेरा मकसद क्या है कि पेपर ऐसा नहीं है कि आप देख के लगे ये कहां से आ गया। प्रीलिम्स में तो फिर बच्चे को लगता है, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चंस कहां से आगे, कैसे समझेंगे, कहां से तैयार करेंगे, लेकिन मेंस का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। तो अगर एक बार प्रीलिम्स निकल जाए, तो मेंस में जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होती है, मेहनत की होती है, तो वो रुकता नहीं है।
अब IPMDA, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, अ करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। अब इंडिया के सागर डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, एंड क्वाड का कलेक्टिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी क्रिटिकल असेसमेंट फोकसिंग ऑन IPMDA। तो हमेशा आपके सेंटर में क्या रहेगा, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सो यू शुड नो व्हाट इज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यू शुड नो क्वाड, यू शुड नो इंडिया की सागर पॉलिसी, यू शुड नो इंडिया की महासागर पॉलिसी। ओके, देन आगे देखिए ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है। अब बड़ी ऑब्वियस बात है, देखो 2026 में इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर 2 में, तो यहां पर हमें एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है, इंडिया के सागर डॉक्ट्रिन से, क्वाड से रिलेटेड है, IPMDA से रिलेटेड है, दैट इज इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। एंड ये हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को भी समझा है, सागर को भी समझा है, क्वाड को भी समझा है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से आपको ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्लोबल साउथ के साथ लिंक करके आ रहा है, बिकॉज इंडिया ने हमेशा अपनी लीडरशिप जो है वो ग्लोबल साउथ के लिए रखी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन नजर आता है, दैट इज लुक एट हियर, दैट इज चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव which has transformed South Asia from a regional space into theater of great power competition। तो यहां पर ग्रेट पावर कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको कि साउथ एशिया में कैसे इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये तीन क्वेश्चन प्राइमरली आपको देखने को मिले। अभी आगे हम चल रहे हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तीन तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन थे जो डूएबल थे। देखो एक इंटरेस्टिंग बात यूपीएससी की, इंटरेस्टिंग बात एक यूपीएससी की जो जीएस पेपर 2 में देखने को मिली कि गवर्नर के ऊपर एक ही पेपर में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब यहां पर डिस्कस द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन फेडरल पॉलिटी एंड नेचर ऑफ हिज पावर व्हाइल गिविंग असेंट टू बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब गवर्नर की पावर ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो बाउंड है इन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसको आप करंट के सिनेरियोस के साथ लिंक करके डालेंगे। अब एक और चीज हमने आगे देखी थी व्हिच वाज बेस्ड अपॉन द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं दोबारा से। सो हियर इट वाज एंटी डिफेक्शन लॉ, सी स्पीकर के ऊपर फिर क्वेश्चन था, बिकम्स वल्नरेबल टू द पार्टीशन पॉलिटिक्स एंड अंडर आई मीन करंट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दो क्वेश्चन आपको गवर्नर के ऊपर देखने को मिले इस बार जीएस पेपर 2 में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आप देखो बड़ी ऑब्वियस बात है, व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल लेजिस्लेशन। ये तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, तो इट वाज रिलेटेड टू दैट कि जुडिशियल लेजिस्लेशन होता क्या है, क्या जुडिशरी लेजिस्लेट कई बार करती है जब वैक्यूम क्रिएट होता है, एंड उसमें पैसिव यूथनेसिया, लिविंग विल जो कि करंट में चल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऑब्वियस ही था ना, ऐसा तो नहीं था जो सीरियस बच्चा है उसको प्रिपेयर कर रहा है उसको पता नहीं कि कहां से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नाउ अब सी फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता रहा है एंड इंपॉर्टेंट भी है। इस बार एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म आपको पता होना चाहिए। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया कि हाउ फार इंडियाज फेडरल फ्रेमवर्क हैज बीन सक्सेसफुल इन अकोमोडेटिंग रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज जैसे जम्मू कश्मीर को 370 दिया गया था जो कि एब्रोगेट किया गया, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, उनके रिगार्डिंग आपको पूछा गया और बोला कि कितने का हम कामयाब हुए भी या नहीं हुए। एंड देन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का रोल बताइए and suggest measures to make dispute resolution mechanism more effective, कि और effective इसको कैसे कर सकते हैं। So basically क्वेश्चन वो तीन पार्ट्स में था। नंबर 1 ये कि कितना सक्सेसफुल हुआ, मतलब आपने उसमें आर्टिकल्स लिखने थे। देन एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको आपने लिंक करके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना था। ओके, देन सेपरेशन ऑफ पावर प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब कहने का मेरा मकसद है कि आपके क्लियर कट सिलेबस में दिया गया है कि कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद अदर नेशन, एंड उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा कहां पर आया गया है, अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर इस बार भी अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिला। सो प्रेशर ग्रुप आपके सिलेबस में है, तो प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर देखो क्वेश्चन, तो इसीलिए बोला जाता है कि सिलेबस के साथ लिंक्ड में आपको सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। सो प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, कॉर्पोरेट लॉबी, डीपन प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, अगेन मतलब सिलेबस के साथ लिंक में आपको क्वेश्चन पूछा गया। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो गवर्नेंस के ऊपर भी बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था कि कुछ भी ऑल टुगेदर आपको बड़ा चीज देखने को मिल रही थी, मतलब डुएबल पेपर था। डुएबल कैसे था, अगर आप ऑब्वियस बात बताता हूं आपको,
क्या ये पेपर डुएबल था? जीएस पेपर 2 का जो 2026 में आया बिल्कुल डुएबल था, लेकिन उसको डुएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वही बेसिक्स कि आपको सिलेबस रखना है, प्रीवियस रखना है, करंट अफेयर्स रखने हैं। ये 3 पिलर्स हैं जी आपके, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना मैक्सिमम इसके नजदीक रह के प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। एंड ये सारे का सारा पेपर हमें वही सारी चीजें शो कर रहा है, चाहे गवर्नेंस है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे इंडियन पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है, चाहे करंट अफेयर्स का पार्ट है, चाहे प्रीवियस ईयर के साथ लिंक होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, सिलेबस में है, हेल्थ के ऊपर आ रहा है, सिलेबस में है, आपको यहां पर गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिलेबस में है, सो प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपके सिलेबस में है। एंड देन उसके अलावा भी आगे चलते हैं, डायस्पोरा आपके सिलेबस में है, तो डायस्पोरा के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो सिलेबस से मिलके बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। So India's global diaspora acts as a living bridge, as a critical economic factor and knowledge network in transforming cultural heritage into geopolitical influence and strategic leverage worldwide. इसमें आप नॉर्थ ईस्ट की भी बात करेंगे, इसमें आप यूरोप की भी बात करेंगे, प्राइमरली अमेरिका की भी बात करेंगे कि कैसे इंडिया का जो डायस्पोरा है वो इंपैक्ट करता है, कैसे हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन रही है। कल्चरल हेरिटेज में आप इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट एनीवे लिंक टू व्हाट? लिंक टू योर करंट अफेयर्स। देन चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो पता नहीं कितनी बार क्लास में डिस्कस किया, साउथ एशिया को पता नहीं कितनी बार हमने क्लास में डिस्कस किया, हमने इवन साउथ चाइना सी को क्लास में डिस्कस किया है, सागर को डिस्कस किया, महासागर को डिस्कस किया है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। एंड ऑल इन ऑल अगर पेपर की बात करें, वी वोंट कॉल दिस पेपर आउट ऑफ बॉक्स आ गया, पेपर आपको सिलेबस में से ही पूछा गया। ठीक है, तो आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी तैयारी है, कितने अवेयर होकर क्लास को आपने अटेंड किया। तो अब हम जीएस पेपर 4 भी डिस्कस ऐसे ही करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।